चलो सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस, बढ़िया से। हाँ, स्क्रीन पे खुला भी तो आपका शेड्यूल ही खुल गया, देख लो एक बार फिर से देख लो। जिन बच्चों को भूल गए ये वाला शेड्यूल देख लेना है ना, ठीक है? ये आप लोगों का शेड्यूल है। 30 से 5 आपका पेपर है पीपी सवानी का। 6 तारीख को आपको सप्लीमेंट्री सबमिशन है। 7 से 11 रेगुलर क्लासेस है। 12 से 16 आपका दिवाली वैकेशन है और 17 से फिर रेगुलर क्लासेस है, ठीक है? टोटल वैकेशन आपका 13 डेज़ का है। 8 डेज़ ऊपर मिल गए और 5 डेज़ नीचे, ठीक है? 13 दिन आपका वैकेशन है। सबको समझ आ गया? इसमें किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। चलो दिवाली अच्छे से मना लेना 5 दिन में और फिर से रिफ्रेश होके आ जाना, ठीक है? 5 दिन बहुत होते हैं मेरे हिसाब से। वैसे भी आप तब से वैकेशन ही एंजॉय कर रहे हो, 5 दिन तो बहुत हो जाते। बच्चे बोल रहे सर क्या सर, ठीक है बेटा, और कितनी छुट्टियां लोगे? हाँ कितनी छुट्टियां लोगे? हाँ? चलो बहुत बढ़िया है ना। ज़्यादा छुट्टियां हमें करना भी क्या है वैसे भी। ज़्यादा छुट्टियां लेके क्या करेंगे? वैसे भी घर पे ही बैठे हैं बेटा, लॉकडाउन में कहीं जा ही नहीं सकते। घूमने भी तो कहाँ ही जाओगे आप लोग? हर जगह लॉकडाउन ही लगा पड़ा है, घूमने कहाँ जाओगे? इसलिए इस बार दिवाली वैकेशन आपका छोटा सा ही है। चलो क्लास स्टार्ट करते अपनी। ठीक है, तो सुबह हम इस तरह का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, आप सभी ने देखा था, है ना? वो अलग टाइप का प्रॉब्लम था। अब जो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे थोड़े डिफरेंट टाइप के, हालांकि दिखेंगे आपको वैसे ही। इस तरह के सुबह हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। ये आपके रेजिस्टेंस लगे होते हैं इस तरह से, और हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना रहता है ना? अब इसमें एक और स्पेशल कैटेगरी आती है जो आपको पता होनी चाहिए। ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जेई में इस तरह का सवाल आ जाता है, ठीक है? ये वाला सवाल आया हुआ है जेई में एक बार, तो इसलिए मैंने कहा आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। सपोज़ करो ये ऐसा एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बड़े ध्यान से देखना इसको। दिस इज़ योर पॉइंट ए एंड दिस इज़ योर पॉइंट बी, ठीक है? ये क्या बोल रहे हो? घर के नहर बैठेंगे सर लेकिन बाहर तो जाएंगे। अच्छा, बाहर तो जाना ही है, घूमने जाना ही जाना है, ऐसा है क्या? हाँ, घूमने जाना है तो घूम के आना, ऐसा कुछ नहीं है ना? घूमने में कोई दिक्कत नहीं है, जाके आओ, 5 दिन में आ जाना। 5 दिन में जा घूम सकते हो, घूम लेना, ठीक है? चलो अच्छा देखो, इस तरह का कॉम्बिनेशन एग्जाम में आ चुका है आपके, तो आपको पता होना चाहिए इस तरह के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया। इस तरह से आपका एक प्रॉब्लम जेई में पूछा गया है। अब लगाते जा रहे हैं, हमें कोई सीमा नहीं है ना इसकी, लगाते जा रहे हैं हम, लगाते जा रहे हैं। रेजिस्टेंस बहुत सारे लगा दिए, इनफाइनाइट तक लगा दिए, इनफाइनाइट तक हमने रेजिस्टेंस लगा दिए, और लास्ट में भी आपका सेम पैटर्न ही फॉलो हो रहा है। वापस से यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस है और ये हमने इसको बंद कर दिया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और ये हमने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है? मतलब इन्फिनिटी तक आपका ये सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। कहने का मतलब ये है, इनफाइनाइट तक यही पैटर्न आपका रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? इनफाइनाइट तक यही प्रॉब्लम रिपीट हो रहा है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम सब ने
एक चीज़ पढ़ी है कि अगर मैं समुद्र में से, हमारे पास सपोज करो एक समुद्र है पूरा, सी में से अगर आप 1 बकेट ऑफ वाटर बाहर निकालोगे तो क्या समुद्र के पानी में कोई फ़र्क पड़ेगा? छोटा सा दिमाग हम लगाते हैं, हमने समुद्र में से 1 बाल्टी पानी निकाल लिया, तो क्या समुद्र के पानी में कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बताओ। समुद्र में बहुत सारा पानी होता है, हम सबको पता है, और मैंने सिर्फ 1 बकेट वहाँ से निकाला, तो क्या समुद्र के पानी में कोई फ़र्क पड़ेगा? बताओ। कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो जैसे समुद्र में से हम 1 बाल्टी पानी निकालते हैं और उस पानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सेम कंसेप्ट हम यहाँ रेजिस्टर पे निकालेंगे। हमने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को यहाँ से कट कर लिया, देखो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है हमें देखना है कि सेम पैटर्न कब रिपीट हो रही है। तो हमने देखा यही वाला पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, देखो, ये आर, फिर आगे जाऊँगा तो वापस ये आर, ठीक है। सिमिलर फिर यही पैटर्न आपका बार बार रिपीट होते जा रहा है ना। पहले सेम पैटर्न को पकड़ो, दिस इज़ योर 1 पैटर्न, दिस सेम पैटर्न इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। और ये कब तक रिपीट हो रहा है? इनफाइनाइट तक यही चल रहा है, इनफाइनाइट तक आपका सेम पैटर्न चल रहा है, ठीक है। इनफाइनाइट तक आपका सेम पैटर्न चल रहा है। तो मैंने क्या किया, इनफाइनाइट का ये आपका समुद्र है, किसका समुद्र है? यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस का समुद्र है, बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे पानी का समुद्र होता था, वैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस का समुद्र हमें दे दिया। अब हमने क्या किया, उसमें से एक रेजिस्टेंस का जो सिमेट्रिकल पार्ट है उसको बाहर निकाल दिया, है ना। हमने एक रेजिस्टेंस का सिमेट्रिकल पार्ट उसको बाहर निकाल दिया। तो मैंने कुछ इस तरह से इसको लिखा, देखो, मैंने एक रेजिस्टेंस का सिमेट्रिकल पार्ट बाहर निकाल दिया इस तरह से, ठीक है। पहला वाला सेगमेंट मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि मुझे पता है समुद्र में से 1 बाल्टी पानी निकालूंगा तो उस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैंने एक सेगमेंट को बाहर निकाल दिया यहाँ से, ये वाले सेगमेंट, ठीक है। ये मेरा रेजिस्टेंस आर है और ये भी मेरा रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। अब इसके बाद जो हो रहा है, इसके बाद आपका सेम पैटर्न अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है ना। अगेन एंड अगेन आपका सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो इसको मैंने नाम दे दिया एक्स, ठीक है। मैंने मान लिया यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगे वो सब मिला के किसके बराबर है? एक्स के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर हो गए? एक्स के बराबर हो गए, क्योंकि सेम पैटर्न वापस से रिपीट हो रहा है। तो ये एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट आपका हो गया, ऐसा आप मानो, ठीक है। मतलब ये पैटर्न आपका बार बार रिपीट हो रहा है, सेम पैटर्न, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आई? यहाँ तक हमने एक सेगमेंट को अलग कर लिया, 1 बाल्टी पानी अलग निकाल लिया, और रिमेनिंग को हमने नाम दे दिया एक्स, ठीक है। रिमेनिंग सेगमेंट्स को नाम दे दिया हमने एक्स दे दिया, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आई? अब इसका मैं अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं, अब मेरा सर्किट इतना सा है, ठीक है। अब इसका अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? देखो, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका होगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब ये दो आपके पैरेलल में, देखो ये दो रेजिस्टर्स आपके पैरेलल में, तो मैं इनको क्या लिख सकता हूँ? R1 इंटू R2, मतलब R इंटू एक्स अपॉन R प्लस एक्स, ठीक है। ये रजिस्टर आपका पैरेलल में, और इसके साथ ये वाला रजिस्टर आपका सीरीज़ में। तो सीरीज़ में मैं क्या लिखूँगा, इसमें क्या जोड़ दूंगा? R रेजिस्टेंस इसमें मैंने ऐड कर दिया। तो ये मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का मिल गया। अब अगर बड़े ध्यान से आप ये कंसेप्ट को समझे हो कि अगर हमने समुद्र में से 1 बाल्टी पानी निकाला है तो इसके पानी में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, तो वैसे ही अगर मैंने एक सेगमेंट को इधर बाहर निकाला है तो इसके इफेक्टिव रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा? एक्स के बराबर ही होगा। बात समझ आ रही? टोटल रेजिस्टेंस आपका मान लिया मैंने एक्स में से हमने एक पॉइंट को बाहर निकाला, तो उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? क्योंकि एक्स तो बेटा आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है ना। इन्फिनिटी में से अगर आप एक सेगमेंट बाहर निकालोगे तो भी उसका रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट ही रहेगा, तो भी उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना रहेगा? एक्स के बराबर ही रहेगा। इतनी बात हम सबको समझ आती है? यस, टोटल रेजिस्टेंस इसका एक्स के बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना। यहाँ से देखो हमें इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जेई में आता है इस तरह का क्वेश्चन। एक्स इज इक्वल टू आर प्लस आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, ठीक है। बस इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो और यहाँ से एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लो।
बात समझ आया? इस इक्वेशन से आप x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी फॉर्म हो जाएगी, दैट इज x माइनस आर विच इज इक्वल टू आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, मतलब x प्लस आर में लिख सकते, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू आर एक्स। तो इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। तो x ही तो हमारा नेट रेजिस्टेंस है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या है, x के बराबर। x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो विच इज़ माइनस बी। अब क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा दो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज़ आर स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। 2 टाइम्स ऑफ a कितना है हमारा, 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ जाएगा x का, देखो x का वैल्यू आ जाएगा r प्लस माइनस ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, है ना, तो 5r स्क्वायर हो जाएगा। उसका अंडर रूट लोगे तो ये हो जाएगा रूट 5 टाइम्स ऑफ r, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है। तो अब देखो रूट 5 जो है वो r से बड़ा है ना, रूट 5 का वैल्यू 2 से बड़ा होगा, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा। तो जब r में से आप रूट 5 माइनस करोगे तो आपका x नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, तो हम नेगेटिव वाले पार्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, r प्लस रूट 5r बाई 2। नेगेटिव पार्ट आप नेग्लेक्ट कर दोगे, क्योंकि नेगेटिव करोगे तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। रेजिस्टेंस कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा, तो रेजिस्टेंस का आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा r/2 कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस रूट 5, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। तो यहाँ से हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर दिया। सबको समझ आया क्वेश्चन? यस, कैसे हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला सबको पता चला? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जेई में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो जेई के हिसाब से आया है। बोर्ड में नहीं पूछते ऐसे क्वेश्चन, बोर्ड में नहीं आएंगे, बोर्ड वाले चिंता मत करो, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में बिल्कुल नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे, कभी नहीं पूछा बोर्ड में इस तरह का सवाल, ठीक है। जेई में लेकिन आ सकते हैं, तो जेई के लिए आपको ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। आ जाओ एक और एग्जाम्पल देखते हैं ऐसा, आप लोग ट्राई करो। अब इस तरह के 1-2 क्वेश्चन और पूछे हुए हैं, जैसे कि मैं बता दूं आपको, हाँ एक क्वेश्चन ये आया हुआ था, देखो इस तरह का आपको डायग्राम दिया हुआ है, अरे सो तो नहीं गए सब लोग? आज किसी की आवाज़ नहीं आ रही है, सब शांत हो गए लगता है। सो गए क्या? इस तरह का ये इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, ठीक है, इन्फिनिटी तक आपको यही चीज़ दी हुई है, इस तरह का आपको अरेंजमेंट दिया हुआ है, और सबका रेजिस्टेंस आपको R के बराबर दिया। ये भी रेजिस्टेंस R है, ये भी रेजिस्टेंस R है, ये भी रेजिस्टेंस R है, ये भी रेजिस्टेंस R है। इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं लैडर प्रॉब्लम्स, जनरली इनको बोला जाता है लैडर प्रॉब्लम्स। देखो लैडर बन रही है आपकी, सीढ़ी बनते जा रही है ना, इस तरह की एक सीढ़ी बनती जा रही है, इस तरह के प्रॉब्लम को बोलते हैं लैडर प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये आपका पॉइंट A हो गया और ये आपका पॉइंट हो गया B, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अक्रॉस AB, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अक्रॉस AB, AB के अक्रॉस आपका रेजिस्टेंस का कितना वैल्यू होगा, ये हमें फाइंड आउट करना, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो
कौन सा आपका जो पार्ट है वापस से रिपीट हो रहा है ना, रिपीटिंग पार्ट से इसको आप ब्रेक कर लो, है ना, जहाँ से आपका सेम शेप वापस रिपीट हो रहा है, सेम पैटर्न फिर से रिपीट हो रहा है, वहाँ से आप इसको ब्रेक करोगे और रिमेनिंग पार्ट को नेम दे दोगे एक्स, और फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे। इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे इनफाइनाइट वाले, उसमें आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। जहाँ से आपका सेम पार्ट रिपीट हो रहा है वहाँ से सर्किट को ब्रेक करो, रिमेनिंग पार्ट को एक्स नाम दे दो, और फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करो। ठीक है, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। इस तरह के लैडर प्रॉब्लम्स सबको समझ आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? बेटा समझ तो आ रहा है ना? नहीं समझ आ रहा तो बताओ, किसी को दिक्कत है इस तरह के प्रॉब्लम में तो बताओ। अब तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के एकदम एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, बेसिक लेवल से ऊपर ही चल रहे हैं अब अपन। बेसिक लेवल तो हमने बहुत पढ़ लिया। इसके बाद आपकी दो चीज़ें रहती हैं, वन इज़ योर मीटर ब्रिज एंड अनदर इज़ योर पोटेंशियोमीटर। उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वो मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर कराने में मुझे 1 घंटा ही लगेगा, मतलब 1 क्लास का टाइम और लूँगा, तो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी कवर हो जाएगा। ठीक है, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर में ज़्यादा कुछ खास है भी नहीं, एक ही बार में आप समझ जाओगे। बहुत सिंपल डिवाइसेस हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब रहता है मीटर ब्रिज और एक पोटेंशियोमीटर, बस। एक्चुअली ये प्रैक्टिकल्स है आपके फिजिक्स के, जो मीटर ब्रिज का है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं इसके। लेकिन इस बार कोई पॉसिबिलिटी लगी नहीं प्रैक्टिकल्स की, तो इसको आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। बाकी प्रैक्टिकल करवा के जब बच्चों को समझाया जाता है तो वो काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को समझ जाते हैं ना। प्रैक्टिकल जब आप खुद से करते हो तो आपको एक एक चीज़ पता चलती है ना। तो अभी कैसे कराऊंगा मैं? ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स कराऊंगा क्या? हाँ, ऑनलाइन कैसे प्रैक्टिकल करवा सकते हैं? अच्छा, अभी करा दूं, मतलब मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर आपको अभी करना है ऐसा? नहीं, कल भी है ना आपकी क्लास, परसों से बंद हो रही है। कल मैं ये चैप्टर को वाइंड अप कर दूंगा। हाँ, कल मॉर्निंग क्लास में कराऊंगा मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोर्ड वाले अभी इस क्लास में ज्वाइन नहीं हुए हैं, है ना। मॉर्निंग क्लास में सब लोग आएंगे, तो मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर वाला कंसेप्ट आपको कल मॉर्निंग में ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, अभी आप जेई लेवल का पढ़ो, अभी हम डीप में पढ़ेंगे टॉपिक्स। ठीक है, वो वाला पार्ट फिर हम मॉर्निंग क्लास में कवर करें। और कल इवनिंग क्लास तक तो हम इलेक्ट्रिसिटी, मेरे ख्याल से अब और कुछ रह ही नहीं गया है पढ़ने लायक। बाकी तो आपके क्वेश्चंस ही है। जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको चैप्टर समझ आता जाएगा। ठीक है, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे। बाकी मेरे ख्याल से थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स मैंने सारे इसके डिस्कस कर दिया आपके साथ, है ना। फिर भी कोई रिमेनिंग रहता है तो कल की क्लास में हम उसको वाइंड अप सब कर देंगे ओवरऑल। ठीक है, अच्छा, परसों से चैप्टर 4 चालू करेंगे, फिर जो हमारा पिछला जहाँ से छूटा था वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, परसों से वही शेड्यूल चलेगा। पीपी सवानी वालों का हॉलीडे रहेगा, एसवी वाले बच्चे क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है, एक दिन में कैसे करेंगे? क्या करना है एक दिन में? क्या करना है एक दिन में? करना भी क्या है? मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, अरे एक दिन में आराम से हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक है। नहीं, चैप्टर 4 तो मैं थोड़ी अभी आपको करवा रहा हूँ। चैप्टर 4 और चैप्टर 5 तो मैंने पीपी सवानी वाले बच्चों को पढ़ा दिया है ना बेटा। एसवी वालों का रह गया था ना, एसवी वालों ने, सब बच्चों ने अटेंड नहीं की थी मेरी क्लास, तो ये उनके लिए एक तरह से वो रिवीजन के टाइप से होगा। मैं कोई नई चीज़ नहीं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, रिवीजन टाइप से एक तरफ से, है ना। तो वो चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है पीपी सवानी वालों को। ठीक है, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। हम कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे आपके एग्ज़ाम टाइम पे। आफ्टर योर एग्ज़ाम देन वी विल गो फॉर न्यू चैप्टर, जो हमारा कंटिन्यू चल रहा था। ठीक है, उसकी बिल्कुल भी आप लोग चिंता ना करें। अच्छा, और कोई क्वेरी है तो बताओ। अच्छा, एक क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। किया? किसी ने ट्राई किया? देखो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इधर देखो। हम देखो इसको यहाँ से ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, जहाँ से रिपीट हो रहा है ना, जहाँ से सेम पार्ट इसका रिपीट हो रहा है वहाँ से उसको ब्रेक कर दो। तो यहाँ से मैंने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है,
तो बस अब आपको सिंप्लीफाइड सर्किट बना देना है। दिस इज़ योर पॉइंट ए, और ये आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर। यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है? आर ही लगा है, ठीक है। सब जगह रेजिस्टेंस आपका आर के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस आपका आर लगा हुआ है। और ये रेजिस्टेंस फिर आपका हो जाएगा x, इसको हम मान लेंगे x। यहाँ से आपका सेम पैटर्न फिर से रिपीट होगा, इसको मान लो r, इसको मान लो r, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस है पहले वाले सर्किट से, इसमें क्या फ़र्क है। यहाँ पे आपका देखो r और x जो है वो सीरीज़ में है, r और x क्या है? सीरीज़ में, और ये दोनों इसके साथ पैरेलल में, ये दोनों इसके साथ पैरेलल। तो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? विच इज़ r प्लस एक्स, और ये इसके साथ पैरेलल में, तो ये हो जाएगा r प्लस एक्स इंटू आर, है ना। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 करूँगा तो ये हो जाएगा 2R प्लस एक्स। ये आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर आपको समझ आते तो एक लाइन में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, मतलब इक्वेशन एक लाइन में बना सकते हो, और सेकेंड लाइन में आप इसको कैलकुलेट कर लो बस। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स आर विच इज़ इक्वल टू 2rx प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनेगी, है ना। एक्स आपका वेरिएबल है ना, वेरिएबल ध्यान रखना, कभी आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक मत बना देना। आर आपका कांस्टेंट है, आर स्क्वायर में कभी क्वाड्रेटिक नहीं फॉर्म करना, एक्स स्क्वायर में फॉर्म करना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आर माइनस आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। बस तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेना। x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स आर स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी क्या है? माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए का वैल्यू कितना है? 1। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4r स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वापस 4r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 5r स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू आएगा माइनस r प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 5r स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो जाएगा रूट 5r, हाँ r कॉमन ले लो, रूट 5 माइनस 1 इंटू आर बाई 2। दिस विल बी योर आंसर। x का वैल्यू आ जाएगा रूट 5 माइनस 1 इंटू आर बाय, ठीक है। समझ आया सबको कैसे हमने सॉल्व किया? यस, ऑल ऑफ यू गॉट दिस। इसके बाद तो आपकी मैथमेटिक्स है, देखो, है ना। सॉल्व करने में आपकी मैथमेटिक्स है, फिजिक्स आपकी उतनी है। खाली आपको समझना है ये कंसेप्ट कि जब आप समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकालोगे तो आपके समुद्र में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए, तो आप रेजिस्टेंस पे सेम कंसेप्ट लगा दो, ठीक है। चलो, इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे, अब आप कर लोगे। इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते कई बार, इसको बोलते हैं हम लैडर प्रॉब्लम्स, ठीक है। दीज आर नोन एज लैडर प्रॉब्लम्स। एक्स आपका बेटा ये है जो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हमने लगाए हुए हैं ना, इन सबका हमने इक्विवेलेंट मान लिया एक्स। समझे बात को? देखो इधर, अब मेरी बात ध्यान से देखो फिर से। देखो ये आपकी पैटर्न जो है, देखो ये वाली जो पैटर्न है ना आपकी, ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रही है। देखो इसके बाद वापस से सेम पैटर्न आ गई, फिर से आपकी सेम पैटर्न आ गई। तो यही पैटर्न आपकी इनफाइनाइट बार आ रही है ना। आप लोग मैथ्स में एपीजीपी के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, तो वहाँ पे जो चीज़ इनफाइनाइट तक रिपीट होती है उसको एक्स मान लेते हैं अपन, और फिर एक्स मान के उसमें से एक्स में से
x में से 1 अगर माइनस करूँगा तो भी वो टर्म तो x ही बचेगा ना। अगर x का वैल्यू आपका इनफाइनाइट है और उसमें से मैं कोई फाइनाइट टर्म को सब्ट्रैक्ट करूँगा, इन्फिनिटी में से कोई फाइनाइट टर्म जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसका आंसर इन्फिनिटी आता है ना। तो मैंने यहाँ पे भी वही किया है। ये मेरा x जो है इनफाइनाइट को बिलोंग कर रहा है, मुझे नहीं पता ये कितना है, इनफाइनाइट मतलब अनंत है, जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको इस सिमेट्रिक पार्ट को ब्रेक कर लिया। तो मैंने देखा इसके बाद ये सेम पैटर्न रिपीट हो रही है, तो मैंने उसको x रेजिस्टर नाम दे दिया, है ना। तो अब मैंने इन दोनों को सिंप्लीफाई किया और इसको सॉल्व करके मैंने x का वैल्यू फाइंड किया। अब इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, मेरी बात सुनो, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, वो x के ही बराबर होगा ना, क्योंकि x ऑलरेडी इनफाइनाइट है। और इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो भी आएगा मतलब वो इनफाइनाइट के बराबर ही होगा। तो इसलिए मैंने उसको इनफाइनाइट से इक्वेट कर दिया, है ना, ताकि मुझे वैल्यू पता लग जाए ना। इस तरह से आप सोचो, ठीक है। कंसेप्ट आपका वैसे ही सोचो, ठीक है। चलो अच्छा, इसके अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं वो हीटिंग इफेक्ट पे कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। हीटिंग इफेक्ट हालांकि आपका एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। हीटिंग इफेक्ट वाला जो पार्ट है करंट का, वो एनसीईआरटी में उसका एक कण का दाना भी नहीं दिया हुआ है। हीटिंग इफेक्ट वाला पार्ट एनसीईआरटी में बिल्कुल नेग्लेक्ट करके चला है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका हीटिंग इफेक्ट पे भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, है ना। हीटिंग इफेक्ट पे भी आपके क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। सबको बात समझ आ रही है? यस, एनसीईआरटी में बिल्कुल भी नहीं दिया आपका हीटिंग इफेक्ट वाला पार्ट, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछा जा सकता है, ठीक है। होता बड़ा सिंपल है। जैसे हम सबको पता है, अगर कोई रेजिस्टर मैंने लगाया है बैटरी के क्रॉस, ठीक है। अब रेजिस्टर का काम क्या होता है, रेजिस्टर में जो भी करंट पास होती है, रेजिस्टर क्या करता है, करंट क्या है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फॉर्म ऑफ करंट आप पास कर रहे हो किसी बैटरी से, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इसको दे रहे हैं। अब रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है। रेजिस्टेंस एक तरह का क्या करता है, रोकने का काम करता है करंट को। तो करंट को रोकेगा तो क्या पैदा होगी, हीट पैदा होगी। हीट पैदा होगी कि नहीं होगी, बताओ। हीट एनर्जी में उसको कन्वर्ट करेगा। इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रिक फॉर्म ऑफ एनर्जी रेजिस्टर को दी जाती है तो वो हीट में कन्वर्ट होने लगती है ना, हीट में कन्वर्ट होने लगती है। कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी इज नोन एज योर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे आपका बल्ब होता है, तो बल्ब में क्या होता है, बल्ब में आपका इस तरह का फिलामेंट लगा होता है ना, रेजिस्टर ही होता है एक तरह। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो रेजिस्टर होता है, वो भी रेजिस्टेंस का ही काम करता है। जो भी करंट आपका पास हो रहा है उस बल्ब के अंदर, तो वो क्या करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, उसके फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। इसको हम अवरोध भी बोलते हैं। अवरोध करता है मतलब उसको रोकेगा, रोकेगा तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होने लगेगी, हीट फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगी। जितना ज़्यादा रोकने की ताकत होगी, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस का बल्ब होगा, उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी आपकी कन्वर्ट होगी। और वही हीट एनर्जी आपकी लाइट के फॉर्म में एमिट हो जाती है ना, वही हीट आपकी लाइट के फॉर्म में एमिट हो जाती है, हीट और लाइट एनर्जी के फॉर्म में जो कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हीटिंग इफेक्ट की वजह से होता क्या है, ये रेजिस्टेंस में आपका पावर का लॉस होता है, और पावर के लॉस को हम बोलते हैं I²R, ठीक है। जैसे मैंने R रेजिस्टेंस लगाया हुआ है इसके अक्रॉस, तो इस रेजिस्टेंस में जो पावर का लॉस होगा, इस रेजिस्टेंस में पावर का लॉस कितना होगा, I²R के बराबर होगा। अब आप इसमें जितने भी रेजिस्टेंस लगाते जाओगे तो उतना आपका लॉस बढ़ता जाएगा। सपोज करो हमने इसमें N रेजिस्टेंस लगा दी, ठीक है, R1, R2, R3, R4 अप टू Rn। जितने ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाते जाओगे उतना ज़्यादा आपका लॉस बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ता जाएगा, तो नेट पावर लॉस आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस I²R1 प्लस I²R2। करंट तो सब में सेम रहेगी, सीरीज़ में कनेक्टेड है देखो, प्लस I²R3। इस तरह से जितने भी रेजिस्टेंस आपके लगे होंगे सब में पावर का लॉस हम निकाल सकते हैं, है ना। इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। जैसे आपको एक रेजिस्टेंस दे दिया, सपोज करो 10 ओम का,
और उसको हमने बैटरी के क्रॉस लगा दिया 4 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, और बोला गया बेटा पावर लॉस कैलकुलेट करो अक्रॉस दिस रेजिस्टर। 10 ओम का रेजिस्टर है, 4 वोल्ट की बैटरी, बताओ पावर लॉस कितना होगा, जल्दी से बताओ कितना पावर लॉस होगा, जल्दी से बताओ फटाफट। हाउ मच पावर इज लॉस्ट इन दिस रेजिस्टर? यस, निकाला किसी ने? हाँ 1.6 वाट सबका आ गया, वेरी गुड। ठीक है, फिर इसमें क्या करता है वो, कभी कभार इस तरह का सर्किट आपको दे देगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया होगा, 3 रेजिस्टेंस सपोज करो मैंने यहाँ पे लगा दी, ठीक है, और इसको मैंने किसी बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, और बैटरी का खुद का भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ओवरऑल आपका इस तरह का सर्किट हो गया। सपोज करो ये रेजिस्टेंस आपका 2 ओम का है, ये 3 ओम का है और ये 4 ओम का है, इस तरह का मैंने आपको सर्किट दे दिया, ठीक है, और ये जो बैटरी है 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया 1 ओम का, ठीक है, 1 ओम का आपका इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो पहला सवाल आपका ये है, व्हाट इज़ द करंट इन द सर्किट, इस सर्किट में करंट कितना हो, व्हाट इज़ द टोटल करंट इन द सर्किट। सब लोग फाइंड करेंगे, सिंपल सवाल है। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर, इस 3 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। एंड थर्ड इज व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड इन 3 ओम रेजिस्टर, 3 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस पावर डिसिपेशन कितना होगा। एंड फोर्थ पार्ट ऑफ दिस इज व्हाट इज द आउटपुट पावर फ्रॉम बैटरी, बैटरी से आउटपुट पावर कितना मिलेगा। एंड फाइनल पार्ट इज व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ बैटरी, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ बैटरी। बस इससे ज़्यादा सवाल आपसे नहीं पूछ सकता वो, इस सर्किट पे इतना ही पूछ सकता है, इससे ज़्यादा आपसे पूछ नहीं सकता। हीटिंग इफेक्ट में इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आ जाते है ना। तो जल्दी से बताओ, करंट का वैल्यू तो सबने निकाल लिया होगा, करंट का वैल्यू कितना आ रहा है। यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट। वन एम्पियर आ रहा है, सबका आ रहा है 1 एम्पियर, वेरी गुड, सबका आंसर आना चाहिए 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। करंट का वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 एम्पियर, सबका आना चाहिए बेटा, ये तो सिंपल है। नेक्स्ट पार्ट निकालो फटाफट, करंट का वैल्यू आ गया तो नेक्स्ट पार्ट निकालो। व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर, 3 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस आपका पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होगा। तीन वोल्ट के बराबर होगा, बिल्कुल सही बात है। V इज इक्वल टू आई आर ना, करंट 1 एम्पियर है, रेजिस्टेंस 3 ओम है, तो 1 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 3 वोल्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट, व्हाट इज द पावर अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर, पावर का वैल्यू कितना होगा, जल्दी बताओ। नीट में पक्का ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं ना, नीट का फेवरेट टॉपिक है ये हीट लॉस। नीट वाला जो है हीट लॉस में से जरूर क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इस पे असर्शन रीजनिंग बन जाती है, काफ़ी अच्छी असर्शन रीजनिंग इस पे बन जाती है, ठीक है। नीट वाला जरूर पूछेगा आपको इस टाइप के क्वेश्चंस। नीट वाले बच्चे इस टॉपिक को बहुत अच्छा करके जाएंगे, क्योंकि हीट लॉस पे प्रीवियस ईयर में भर के क्वेश्चंस आए हुए हैं।
नीट में ज़्यादातर आए हुए हैं, जेई मेंस में कम आए लेकिन नीट में बहुत क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो नीट वाले इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। हाँ, कितना आंसर है जल्दी से बताओ। पावर अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर 3 वॉट आ जाएगा। देखो पावर क्या होता है, I² R, अभी मैंने आपको बताया। करंट आपका कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 वॉट। पावर का वैल्यू हो जाएगा 3 वॉट के बराबर। चलो अब निकालो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ बैटरी। इस बैटरी का आउटपुट कितना होगा, बैटरी का आउटपुट पावर क्या होगा। व्हाट इज द आउटपुट पावर ऑफ बैटरी, आउटपुट पावर ऑफ बैटरी, बैटरी का आउटपुट पावर कितना होगा। बैटरी का आउटपुट पावर कैसे निकालोगे। देखो बैटरी का आउटपुट पावर निकालने के लिए आपको बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, हाँ बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल आपको 10 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। आपको बैटरी का आउटपुट पावर निकालना है। हमें सर्किट में करंट भी पता है, इस सर्किट में करंट कितना है 1 एम्पियर का करंट है, तो पूरी सर्किट में आपका करंट सेम है विच इज़ 1 एम्पियर। तो बैटरी का आउटपुट पावर कितना होगा, बैटरी का आउटपुट पावर कितना होगा। टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना है, यस टोटल रेजिस्टेंस आपका 10 ओम, लेकिन बैटरी के लिए आप इस 1 ओम रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करोगे। जब हम बैटरी का पावर निकालते हैं तो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को काउंट नहीं करते हैं, है ना। बैटरी का जो आउटपुट पावर होता है, बैटरी अपने रेजिस्टेंस पे थोड़ी वर्क करेगा। बैटरी को अगर वर्क डन करना है तो वो ये रेजिस्टेंस पे पावर देगा ना, इसकी वजह से पावर होगा, इसकी वजह से पावर होगा, इसकी वजह से पावर होगा। बैटरी के खुद के रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ी कोई आउटपुट पावर आएगा, वो तो बैटरी का अपना खुद का रेजिस्टेंस है ना, ये तो बेटा इसका खुद का माल है, इसकी वजह से थोड़ी कोई आउटपुट पावर में फ़र्क आएगा। तो आउटपुट पावर आपका क्या आएगा, आउटपुट पावर आपका हो जाएगा, आउटपुट पावर किसके बराबर हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस आपका 10 है, 10 में से आप 1 माइनस कर दोगे विच इज़ 9 इंटू 1, आउटपुट पावर हो जाएगा आपका 9 वॉट के बराबर, ठीक है। आउटपुट पावर किसके बराबर होगा, 9 वॉट के बराबर, ठीक है। बात समझ रहे हो। खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कोई चेंज नहीं आएगा बैटरी के आउटपुट पावर में। बैटरी के आउटपुट पावर में जो चेंज आएगा वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वजह से आएगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कंट्रीब्यूट करेगा आउटपुट पावर में, इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अच्छा, एफिशिएंसी कैसे निकालोगे। एफिशिएंसी बैटरी की निकालनी है तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। एफिशिएंसी का हमेशा मतलब क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट कितना मिला 9 वॉट, इनपुट कितना था 10 वॉट, एफिशिएंसी कितनी हो गई 90%। तो हमारी बैटरी कितनी एफिशिएंट है 90%। एफिशिएंसी ऑफ बैटरी इज़ 90%। 100% नीट में सवाल आने वाला है। मान के चलो बैटरी की एफिशिएंसी पे एक सवाल नीट में ज़रूर आता है, व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द बैटरी। इस तरह से आपको एफिशिएंसी निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार परफॉर्मेंस। अब आ जाओ रेटेड पावर के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रेटेड पावर। सपोज हमारे पास 2-3 बल्ब लगे होते हैं ना इस तरह से, तो आपको बोला गया है हर बल्ब की अलग अलग रेटिंग दी होती है। सर्किट में सपोज करो मैंने ऐसे 3 बल्ब लगा दिए। अब आपको बोला जाता है दिस इज़ योर बल्ब 1, दिस इज़ योर बल्ब 2 एंड दिस इज़ योर बल्ब 3, ठीक है। 3 बल्ब सपोज करो आपके सर्किट में लगे हो और आपको बोला गया रेटेड पावर ऑफ बल्ब 1 इज, बल्ब 1 का जो रेटेड पावर है, इस तरह से डेटा आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। इसका मतलब होता क्या है पहले वो समझते हैं। जैसे बल्ब 1 के लिए आपको डेटा दिया रहेगा 200 वोल्ट और 50 वॉट। फिर बल्ब 2 का आपको रेटिंग दिया रहेगा 200 वोल्ट और 100 वॉट।
फिर बल्ब 3 का आपको रेटिंग दिया रहेगा 200 वोल्ट और 25 वाट। इस तरह से आपको बल्ब का रेटिंग दिया रहता है ना। इसको मैंने 200 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया, ठीक है। इस तरह से आपको रेटिंग दिया हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं रेटेड पावर। जो अलग अलग बल्ब का अलग अलग मैंने पावर दिया है, इसको बोलते हैं हम रेटेड पावर। हर बल्ब की अलग अलग रेटिंग दी है, इसको बोलते हैं हम रेटेड पावर। अब ये रेटेड पावर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेटेड पावर? तो हम सबको पता है बल्ब क्या होता है, आपका एक तरह का रेजिस्टर होता है ना। बल्ब का जो प्रिंसिपल होता है इस तरह का होता है, बल्ब एक तरह का आपका रेजिस्टेंस का ही काम करता है, ठीक है। तो रेटिंग पावर ऑफ बल्ब का मतलब क्या होता है, हम सबको पता है बल्ब एक रेजिस्टर होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बल्ब एक तरह का रेजिस्टर होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। रेटिंग का मतलब ये होता है कि अगर हम इस बल्ब के अक्रॉस V पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो वो कितना पावर कंज्यूम करेगा, P पावर कंज्यूम करेगा। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि इस बल्ब का रेटिंग है 25 वाट एट पोटेंशियल 200 वोल्ट, इसका मतलब अगर मैं इस बल्ब के अक्रॉस 200 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा तो मुझे आउटपुट पावर कितना मिलेगा, 25 वाट। बात समझ आ रही? रेटिंग पावर का मतलब ये होता है जितना ज़्यादा आपका पावर का रेटिंग होगा उतना ज़्यादा आपका बिल ज़्यादा आएगा। आपने देखा होगा आपकी घर में जो लाइट्स वगैरह लगी होती है उसमें क्या होता है, रेटेड पावर जो पहले आती थी आपकी ट्यूबलाइट्स, उसमें आपका रेटिंग होता था 40 वाट, 40 वाट की आपकी ट्यूबलाइट होती थी। लेकिन आजकल आपकी एलईडी आ गई, एलईडी लाइट्स आ गई है, उसका रेटिंग बहुत कम है, 20 से 25 वाट, 20 वाट के अराउंड होता है, 20 से 25 वाट का, ठीक है। रेटिंग का मतलब जितना ज़्यादा आपका रेटिंग होगा उतना ज़्यादा आपका बिजली का बिल आएगा, पर यूनिट का चार्ज आपका इंक्रीज होते जाएगा, है ना। जो हम पर यूनिट का कॉस्ट बोलते हैं ना, जैसे हमने 1 यूनिट कंज्यूम किया तो 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, ठीक है। 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर मतलब हो गया आपका, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 10 की पावर 3 वाट। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकेंड्स। इसका मतलब 1 यूनिट का मतलब हो गया आपका 3.6 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, 6, ठीक है। इतना आपका यूनिट्स हो गया, 1 यूनिट में इतना आपका एनर्जी होता है, ठीक है। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट इंटू सेकेंड का मतलब हो गया जूल्स, ठीक है। तो 1 यूनिट पावर कंज्यूम किया मतलब 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट का आवर का मतलब होता है इतने जूल्स ऑफ एनर्जी हमारी खर्च हो गई या कंज्यूम हो गई, इतने जूल्स ऑफ एनर्जी हमारी खर्च हो गई। तो आप सब अपने घर का इलेक्ट्रिक बिल निकाल के देखना कितना यूनिट आप कंज्यूम करते हो 1 महीने में और उसका कितना कॉस्टिंग होता है ना। अपने अपने घर का बिजली का बिल निकाल के देखना कितना यूनिट्स आपने 1 महीने में कंज्यूम किया और कितना आपका बिजली का बिल निकल के आया। इस तरह के आप रेटिंग निकाल सकते हो, ठीक है, डोमेस्टिक अप्लायंस के। ये वाला कंसेप्ट काफ़ी यूज़फुल होता है जब आप एनर्जी कंजर्वेशन वाले फील्ड में जाते हो, है ना। बहुत सारे लोग इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। अब जो साइंटिस्ट होते हैं या जो इंजीनियर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अब इंजीनियर्स का काम होता है और साइंटिस्ट का काम होता है कुछ नई चीज़ खोज के लाना। तो अब वो इस पे वर्कआउट करते हैं। जैसे पहले आपका फ्लोरोसेंट लाइट थी, फिर आपकी एलईडी लाइट्स आ गई, है ना, CFL थी। तो बहुत सारी लाइट्स में देखो आपके मॉडिफिकेशन हुए, फिर अब आपको जो लाइट मिली है वो सबसे कम रेटिंग वाली। तो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का यही काम होता है, ऐसा कुछ मटेरियल डेवलप करे, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी को लेके आए जिससे आपकी रेटिंग पावर को हम थोड़ा कंट्रोल कर सके, आपके बिजली के बिल को कम कर सके, है ना। तो जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चीज़ें आप लेके आओगे उतना ज़्यादा फिर उसका कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है ना। तो कॉस्टिंग आपकी 1 टाइम कॉस्ट रहती है, लेकिन आपकी ओवरऑल जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल में है वो आपका रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह के कंसेप्ट साइंटिस्ट और इंजीनियर्स यूज़ करते हैं। तो आप बहुत अच्छी चीज़ पढ़ रहे हो, आपको खुश होना चाहिए कि रेटिंग पावर का देखो कहाँ से कहाँ लिंक हो जाता है ना। रेटिंग पावर का सिंपल सा मतलब यही है
कि अगर मैं इस बल्ब को इतने पोटेंशियल पे रन करूं तो उसका इतना पावर होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रेटेड पावर। अब इस पे एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमें सपोज करो जैसे पहले वाले एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जो हम ऊपर देख रहे थे। यहाँ पे आपके 3 बल्ब लगे हुए हैं और तीनों का रेटिंग अलग अलग दिया हुआ, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है करंट की वैल्यू क्या होगी। पहला पॉइंट है व्हाट इज द करंट, एंड दूसरा पॉइंट जो है विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, इनमें से कौन सा बल्ब सबसे ब्राइटर होगा, B1, B2 या B3। तीनों में से सबसे ब्राइटर बल्ब कौन सा होगा और सर्किट में करंट कितना होगा। बात समझ आई। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बताओ इस सर्किट डायग्राम को देख के बताओ कि करंट का वैल्यू कितना होगा और कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा ब्राइट होगा। यस, देखो सबसे पहले आप रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालोगे बल्ब 1 के अक्रॉस। तो R1 क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा V1 स्क्वायर अपॉन P। सिमिलरली आप R2 निकालोगे विच इज V तो सेम ही है, V स्क्वायर अपॉन P2। सिमिलरली आप R3 निकालोगे विच इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P3। तो आपको तीनों का रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, ठीक है। तीनों का रेजिस्टेंस आपको पता चल गया तो तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो करंट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल अपॉन R इक्विवेलेंट। करंट का वैल्यू आपको यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे ही आपको करंट का वैल्यू पता चला तो अब हमें देखना है कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि पावर जिस बल्ब में ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा। पावर लॉस अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना होता है, I स्क्वायर R के बराबर होता है। अब करंट का वैल्यू तो हर बल्ब में आपका सेम ही है, ठीक है। करंट का वैल्यू तो आपका सेम, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रेजिस्टेंस, ठीक है। फॉर सेम करंट योर पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रेजिस्टेंस। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसका पावर लॉस उतना ज़्यादा होगा, मतलब वो उतना ज़्यादा ग्लो करेगा। जितना ज़्यादा पावर का लॉस होगा उतना ज़्यादा वो बल्ब आपका ग्लो करेगा। तो देखो निकाल के किसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा आ रहा है, जल्दी से बताओ कौन से बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा आ रहा है। हाँ, B3 बल्ब का ज़्यादा आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। B3 वाला बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा, है ना। हाँ, B3 फिर B1 और फिर B2, वेरी गुड। सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस किसका रहेगा, B3 बल्ब का रहेगा। उसके बाद आपका ब्राइटनेस रहेगा B1 बल्ब का और टर्शरी आपका रहेगा B2 बल्ब का, ठीक है। चलो, बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं रेटेड पावर पे, ठीक है। रेटेड पावर का कंसेप्ट सबको समझ आ गया। इससे ज़्यादा इस पर कभी आज तक क्वेश्चन नहीं आया। एक सवाल और है, एक सवाल और आपको पूछ लेता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम, बस छोटा सा एक और प्रॉब्लम देखते हैं ताकि आपको इसका कंसेप्ट समझ आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। सपोज करो मैंने बल्ब्स को इस तरह से कनेक्ट किया। अब यहाँ पे आपका एक बल्ब लगा दिया, फिर यहाँ पे आपके 2 बल्ब लगा दिए इस तरह से, ठीक है। और इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब इसका पोटेंशियल कितना दिया हुआ आपको, V दिया हुआ है। लेट्स से द पोटेंशियल ऑफ दिस बैटरी इज V। अच्छा, यहाँ पे एक और बल्ब लगा दिया मैंने, बिल्कुल शाबाश, ये किया ना, अच्छा काम। यहाँ पे एक और बल्ब लगा दिया, कोई बात नहीं, लगा दे, ठीक है। तो ये आपका बल्ब हो गया 1, दिस इज योर 2, 3, 4। अब आपको बोला गया है व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस। ऐसे ऑप्शंस आपको दिए हुए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। किस बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, किस बल्ब की ब्राइटनेस कम होगी। ऑप्शन आपको ऐसे दिए हुए हैं, B1 इज ग्रेटर देन B2 इज ग्रेटर देन
B3 इज ग्रेटर देन B4, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है B1 इज ग्रेटर देन B4 इज ग्रेटर देन B2 इज इक्वल टू B3। तीसरा ऑप्शन B2 इज ग्रेटर देन B1 इज ग्रेटर देन B3 इज इक्वल टू B4। चौथा ऑप्शन B4 इज ग्रेटर देन B3 इज ग्रेटर देन B2 इज ग्रेटर देन B1। ठीक है, अब ये B से क्या बता रहा है, ब्राइटनेस बता रहा है इसकी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा, इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछा गया। चलो सब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है ना। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा, कईयों को तो इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। डिक्रीजिंग का मतलब पहले बड़ा आना चाहिए फिर छोटा आना चाहिए, फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। ठीक है, चलो सब लोग करोगे इस सवाल को, काफ़ी अच्छा सवाल है, सब लोग करेंगे। अच्छा, आंसर भी निकाल दिया, बहुत बढ़िया, काफ़ी टैलेंटेड बच्चे बन गए हमारे, करते ही आंसर निकाल दिया झटपट, वेरी गुड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्यों बी ऑप्शन करेक्ट होगा, देखो यहाँ पे करंट कितनी जा रही है, सिंपल हमें दिखाई दे रहा है आई करंट। अच्छा, यहाँ पे आपकी करंट डिवाइड हो जा रही है ना, यहाँ पे सपोज I1 करंट जा रही है, तो यहाँ पे कितनी जाएगी, I माइनस I1। ठीक है, बात समझ आई। बस तो आप करंट से देख सकते हो, करंट हमने डिवाइड हो गई ना यहाँ पे, करंट से आप पता लगा सकते हो B1 का ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगा, इसकी करंट सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे देख लो सेकेंड वाली ब्रांच में, है ना। सेकेंड और थर्ड का आपने कैसे पता लगाया, B2 और B3 दोनों सेम होगा। क्यों सेम होगा B2 और B3 का, व्हाट इज द रीज़न। हाँ, B2 और B3 का ब्राइटनेस क्यों सेम होगा, हाँ B2 और B3 में ही समझ आ गया था, बिल्कुल टैलेंटेड बच्चे निकले। चलो, B2 और B3 का डायरेक्ट क्यों सेम होगा, क्योंकि करंट सेम है इसलिए, बिल्कुल सही जवाब। चलो, बहुत सही जवाब, B2 और B3 से ही बच्चों को समझ आ गया था। कई बार आपको एक ही हिंट चाहिए होता है ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी चेक कर लिया करो, कई बार हो सकता है आपके साथ गेम ना हो जाए बेटा, हमेशा ऐसे मत देखा करो सारे ऑप्शंस, मतलब एक बार ऑप्शन को करेक्टली चेक कर लिया करो, कई बार आंसर सही आ जाता है, कई बार आप फंस भी सकते हो, पूरा वेरीफाई कर लिया करो। चलो, यहाँ तक सब क्लियर हो। अच्छा, इस तरह के कॉम्बिनेशन के सवाल भी कई बार पूछ लेता है, तो मैं वो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस भी आपको बता देता हूँ, किस तरह के कॉम्बिनेशंस वो करता है। ठीक है, सेल्स और रेजिस्टेंस के किस तरह के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो भी जानना हमें ज़रूरी है। सपोज करो मैंने आपको ऐसा एक कॉम्बिनेशन दे दी, ठीक है। अब इसका रेजिस्टेंस दे दिया 2 ओम, इसका रेजिस्टेंस दे दिया 3 ओम, इसका रेजिस्टेंस दे दिया 4 ओम, इसका पोटेंशियल दे दिया मैंने आपको 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, और ये आपका हो गया 20 वोल्ट। ठीक है, तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन दिस सर्किट
First part, what is the value of current in the circuit? Second part, what is the power loss across 2 ohm resistor? And third part is, what is the power loss across 4 ohm resistor? ठीक है, चलो जल्दी से बताओ करंट का वैल्यू कितना होगा और पावर के लॉस कितने होंगे 2 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस और 4 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस। कई बार आपको कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे डिफरेंट सेल्स और रेजिस्टेंस को कंबाइन कर देते, तब भी आपको पावर का लॉस निकालना आना चाहिए, है ना। इस कंडीशन में कैसे हम पावर का लॉस निकालेंगे, चलो जल्दी से सॉल्व करके बताओ। हम ध्यान से देखते हैं, हाँ अपनी तारीफ तो हर कोई करता है बेटा। करंट सेम है, हाँ करंट तो सेम रहेगा ना। करंट का वैल्यू कितना आ गया देखो, यश मोराडिया ने आंसर निकाल लिया 50/9। सब लोगों का आंसर आना चाहिए बेटा, सब लोग चेक करो। गुजराती में एक कहावत होती है ना, कौन सी कहावत होती है मेरे को याद नहीं आ रही, बताऊंगा, गुजराती थोड़ी टफ है। अच्छा 50/9 सबका आंसर आ गया, वेरी गुड। बिल्कुल सही जवाब। चलो पावर लॉस निकाल के बताओ, पावर लॉस कितना आएगा दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस, पावर लॉस का वैल्यू बताओ फटाफट। अब इस तरह के क्वेश्चन ना स्पीड में करा करो, फटाक से आंसर निकाला करो, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। कौन सी खबर सर, कहावत, अच्छा कहावत याद आई थी पर अब चली गई दिमाग से, कभी याद आएगी तो बताऊंगा। गुजराती में थी ना बेटा, अब गुजराती काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते हम, तो काफ़ी सारे टर्म्स याद नहीं रहते गुजराती के, है ना। गुजराती यूज़ करें हमें जमाना हो गया, तो गुजराती के बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज मुझे पता ही नहीं है। जितना पता हो उतना ही बता दो। नहीं पता बेटा, ऐसी टूटी फूटी शायरी सुन के मज़ा नहीं आएगा ना फिर आपको। वो कहावत बहुत अच्छी कहावत है, बहुत मीनिंगफुल है, तो मैं आपको पूरी उसकी वर्डिंग के साथ, ट्रांसलेशन के साथ अच्छे से बताऊंगा। ऐसे आधी अधूरी सुनाऊंगा मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। हम पूरी कर लेंगे, તમે રહેવા દો, આટલી મહેનત નથી કરવાની તમે, હું તમને કેવું ને કાલે કેવું। મારી ગુજરાતી આટલી સરસ નથી, તમે બધાને ખબર છે, હા। મારી ગુજરાતી આટલી સરસ નથી, તમે બધાને ખબર છે, એટલા માટે હું કહું છું कि हूँ काले के हूँ तमने। यस, क्या आंसर आ गया? आरती सिंह ने भी निकाल दिया 5000/81 वॉट। सबका सेम आ रहा है क्या आंसर? बधानु सेम ज छे। लेट मी चेक। यस 5000/81 और P4 का वैल्यू कितना आ रहा है? 10,000/81। बिल्कुल बढ़िया बात, शानदार आंसर निकाला है। चलो, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी का ये पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो आपका पार्ट रहता है वो पोटेंशियोमीटर का पार्ट है और मीटर ब्रिज, ठीक है। पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज आपका लेफ्ट रहता है, वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल उसको कंप्लीट कर देंगे तो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा कवर हो जाए। इसके अलावा आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लेना। प्रीवियस ईयर के, मेंस के और नीट के जो भी सवाल है वो आप लोग सॉल्व कर लेना। अब आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी पूछा गया नहीं है आज तक।
करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल है सारे एक बार खुद से बना के देख लेना, आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आज आपको जल्दी छुट्टी मिल जाती है तो आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।